हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बेटा आज का जो लेक्चर है वो हमारा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। ये वाला लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे अभी जूम पे नहीं आ पा रहे हैं, लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। बट प्लीज़ आप सब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की जूम पर ही क्लासेस ले लो। वो ज़्यादा आपको मतलब आपके लिए बेनिफिट उसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आज ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें जो मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँगा, लाइव लेक्चर जो मेरा चल रहा होगा वही आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो शायद उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना कि सर हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आया या दिखा नहीं या क्लैरिटी नहीं, तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेना मेरे से। अदरवाइज़ वैसे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी वही मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये है क्या। पहली बात तो हम पहले ही सीख लेते हैं कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है। देखिए बेटा, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये काम तो करती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए, है ना, लोकल पब्लिक की हेल्प करने के लिए, इन सब के लिए ही ये लोग काम करते हैं। ये लोग कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते। मतलब ये लोग सेल और परचेज़ नहीं करते जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। ये लोग अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो उसका ये चार्ज नहीं लेते, या अगर चार्ज लेते भी हैं तो बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो ना के बराबर होते हैं। तो इनका मेन मोटिव यही रहता है कि हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। अब ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, ये हॉस्पिटल्स हो गया। ये सब क्या है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपको वहाँ पे कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लिए जाते हैं, और आपको वहाँ पे मेडिसिन भी फ्री में मिलती हैं, आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी फ्री में हो जाता है। तो ये ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे ना के बराबर फ़ीस होती है, 200-300 रुपये फ़ीस होती है पूरे साल की, उससे ज़्यादा तो वो हमें फैसिलिटीज़ दे देते हैं। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये होती हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका प्रॉफिट अर्न करने में कोई भी मोटिव नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or members etc, not with the purpose of earning profit। ये सिर्फ और सिर्फ किस ऑब्जेक्टिव के लिए सेटअप किया जाता है, कल्चरल के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज के लिए, इन सब के लिए इनको सेटअप किया जाता है। ये प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते। ये मैंने जैसे कि आपको समझाया। एग्जांपल्स क्या हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज़, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लब्स। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स थे। कह रहे हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मली रन ऑन फंड्स सोर्स्ड बाय इट्स मेंबर्स, ट्रस्टीज एक्सेट्रा। इसको समझाता हूँ मैं। सीधी सी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पहली बात तो इनको एनजीओज भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है इन्हें। ये जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉर्मली कौन चलाता है यार, देखो सीधी सी बात है, कोई गवर्नमेंट इनको ओपन नहीं करती है ना। ये कुछ मेंबर्स मिलते हैं आपस में, मेंबर्स मिले आपस में, उन्होंने मिल के इसको रन किया। यानी कि जैसे मंदिर होता है, अब मंदिर अगर अगर कोई भी किसी भी सोसाइटी में मंदिर खुलता है तो उस मंदिर में कुछ ट्रस्टीज़ होते हैं। तो ट्रस्टीज़ क्या करते हैं, मतलब 5-10 बंदे मिल गए आपस में, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाया और उस मंदिर को उन्होंने बना दिया। अब वो जो ट्रस्टीज़ होते हैं वही फंडिंग करते हैं उस मंदिर में, है ना। जो ट्रस्टीज़ होते हैं जिन्होंने मंदिर वो बनवाया है, वही उसकी फंडिंग करते हैं, वही उस मंदिर को पैसा देते हैं। चाहे लोग उसमें डोनेशन दें या ना दें, उस मंदिर का काम चलता रहेगा, उसमें पूजा होती रहेगी, पुजारी जी को भी रखा जाएगा, उनकी सैलरी भी दी जाएगी। तो ये सारा पब्लिक नहीं करते, ये कौन करते हैं, जो वहाँ के ट्रस्टीज़ होते हैं। तो ट्रस्टीज़ जो होते हैं वो बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज होम्स, है ना, ओल्ड एज होम्स हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, ऑर्फनेज होम्स हो गए। अब ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है ये आपस में कुछ लोग मिलते हैं, वो ओपन करते हैं और वही उसमें फंडिंग करते हैं, वही लोग पैसा लगाते हैं। हाँ, और कुछ लोग भी उसमें चाहें तो डोनेशंस दे सकते हैं।
तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सिर्फ किस पे चलती हैं, फंड्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फंड्स रिसीव्ड बाय आ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, इनको फंडिंग किस किस वे में हो सकती है, लोग डोनेशंस दे सकते हैं, इनकी मेंबरशिप फ़ीस होती है। देखो यार, मेंबरशिप फ़ीस से मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे इधर कड़कड़डूमा में एक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेमी गवर्नमेंट है और बाकी वहाँ के लोगों ने उसको बनाया है, जो वहाँ के मेंबर्स हैं जिन्होंने उसे खोला होगा। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत बेसिक है उसका, वहाँ पे अगर आप कोई सर्विस लो तो वो बहुत बेसिक चार्ज करते हैं। अगर आप वहाँ जिम करते हो तो वहाँ पे आपको 400-500 रुपये जिम के देने पड़ेंगे। आप वहाँ का पार्क यूज़ करते हो तो 300-400 रुपये पार्क यूज़ करने के देने पड़ेंगे। यानी कि बहुत बहुत ही कम प्राइस में आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक क्लब है। तो अब अगर आप उस क्लब में जाना चाहते हो, वहाँ का आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा, मेंबरशिप फ़ीस। आपको उस क्लब का मेंबर बनना है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसकी मेंबरशिप फ़ीस। तो ये मेंबरशिप फ़ीस इसलिए ली जाती है क्योंकि वहाँ पे जो भी आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं इतने कम प्राइस में, उसका एक्चुअली में उस जगह का मेंटेनेंस वगैरह वो सब कुछ जो एनजीओज़ होते हैं वो इसी फ़ीस से, जो मेंबरशिप फ़ीस मिलती है इसी से वो कवर अप करते हैं। ऐसे ही होता है एंट्रेंस फ़ीस। मैं बात कर रहा था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अगर आप उसके अंदर जाओगे आपको ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको जो बाहर ही आपको गार्ड रोक लेंगे और वो कहेंगे अगर आपको अंदर एंट्री लेनी है तो आपको एंट्री फ़ीस देने पड़ेगी, एंट्रेंस फ़ीस देने पड़ेगी, जो कि 150 रुपये होती है। तो वो भी एक तरह से किसी एनजीओ का जो है वो क्या है, फंड्स है। वो अपने अगर वो पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उसको वहीं पर ही लगा देते हैं, उसी क्लब में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो एंट्रेंस फ़ीस भी उनको, उनकी एक तरह से क्या है, फंडिंग है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सबसे मेन पॉइंट है किसी भी एनजीओ का, मेन इनकम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, डोनेशन का मतलब होता है दान देना, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा देना। अब सब्सक्रिप्शन जो यहाँ एनजीओ के जो मेन मेंबर्स होते हैं जिन्होंने उस एनजीओ को चलाया, ठीक है, अब वो जब उन्होंने चलाया होगा तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि यार अगर हम 10 ट्रस्टीज़ हैं, हमें ये क्लब चलाना है, तो हमें हर साल सबको 20-20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे ताकि जो मेंटेनेंस है क्लब की वो पूरी हो सके। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो सालाना दें भैया, वो मंथली भी दे सकते हैं, वो क्वार्टरली भी दे सकते हैं, वो हाफ ईयरली भी दे सकते हैं। तो वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है जो सभी मेंबर्स को पे करना पड़ता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, चंदा देते हैं वो। हाँ, इनको लोन भी मिलता है एनजीओज़ को, इनको ग्रांट्स भी मिलती हैं। ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब होता है एक तरह से छूट देना, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स मिलती हैं, कुछ छूट मिलती है किसी एनजीओ को। जैसे अगर आप रूरल एरियाज़ हो गए, यानी बेसिकली अगर आप कहीं स्कूल खोलते हो, ठीक है, आप किसी विलेज में जाके स्कूल ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको ग्रांट देती है कि भैया अगर आपका 100% मनी लग रहा है तो 100% में से गवर्नमेंट कहते हैं कि हम 40% आपको ग्रांट दे देंगे, मतलब 60% आप अपना लगा लो, 40% हम दे देंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रांट्स, ठीक है। तो ये सारी फंडिंग होती है किसी भी एनपीओ की, यहाँ से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये लोग सिर्फ सर्विसेज देते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज का जो पैसा आता है वो किससे आता है, फंडिंग से आता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहले में कह रहे हैं एंटिटी, एंटिटी ये भी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे बिजनेस होता है ना कि अपने ऑनर से अलग होता है, एक सेपरेट एंटिटी होती है, वैसे ही एनजीओ भी एक सेपरेट एंटिटी होती है। ये अपने प्रमोटर्स यानी कि अपने ऑनर से, जिसने इनको बनाया होता है, ये उनसे क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काउंट होता है, लीगल सेपरेट एंटिटी होती है एनजीओ। इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस बस यही होता है कि भैया सीधी सी बात है, पब्लिक, कल्चरल, एजुकेशनल, जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, ठीक है, इन सब के लिए कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, पब्लिक, रिलीजियस, इन सबको सर्विस प्रोवाइड करें ये, ठीक है, इनका यही पर्पस होता है। उसके बाद ऑनरशिप, अब ऑनरशिप में क्या है इसमें, भैया ये जो होती हैं ये एक तरह से चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं, है ना। तो ये कोई भी एक इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल आदमी इसको नहीं चलाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटीज़ बनी होती हैं इसमें, इनकी जो ऑनरशिप होती है ना, इसमें इंडिविजुअल पर्सन नहीं रन करता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई सिंगल ऑनरशिप नहीं होती है। तो इसको मिलके कौन चलाता है, सोसाइटीज़ चलाती हैं।
प्रॉफिट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, सीधी सी बात है भैया, इनका कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये लोग सिंपली किसके लिए काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। मैनेजमेंट, सीधी सी बात है भैया, मैनेजमेंट तो इसमें भी चाहिए, क्योंकि जब अगर मैनेजमेंट इसमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर इसमें आप काम कर रहे हो, अगर आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते हो भाई, आपको अपने अंडर और भी लोग रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। जैसे आप मंदिर की ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पुजारी जी को रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो वहाँ पे भगवान की पूजा हो पाएगी। तो पुजारी जी फ्री में काम नहीं करेंगे, उस मंदिर में रहेंगे तो वो सैलरी भी लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी होगी, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, मैनेजमेंट चाहिए होगी। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, मतलब एनजीओ का जो मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए ये प्रॉपर कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में लोग बिठाए जाते हैं कि जो देखेंगे कि भैया हाँ, कहाँ पे कौन सा स्टाफ चाहिए, किसको कितना पैसा यानी सैलरी देनी है, वो सब कुछ। फंड्स, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो रन करता है फंड्स पे रन करता है। और फंड्स मैंने आपको ऊपर बताए कि इसको किस पे, मेंबरशिप फीस पे चलता है, एंट्रेंस फीस पे चलता है, सब्सक्रिप्शन पे चलता है। तो ये सारे के सारे क्या है इसके, फंड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, एनजीओ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब अकाउंट्स बनाते हैं। ज़रूरी, ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्यों बनाएंगे अकाउंट्स। बेटा देखो, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई खर्चा नहीं होता, इनके पास पैसा नहीं आता। इनका खर्चा भी होता है, इनके पास पैसा भी आता है, वो उसका पूरा हिसाब किताब इनको भी रखना पड़ता है। तो ये भी अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और ये भी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। क्लियर है। तो उसके ये जो मैंने भी बताया, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो बनाते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करते हैं। तो एनजीओ फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल इक्वलेंट होता है कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट बोल लो या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल लो, बात एक ही है। एनजीओज जो होते हैं उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको वो कैश अकाउंट बोलते हैं, बस फ़र्क इतना ही है। बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह होता है, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो बिल्कुल इक्वलेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल लो, वन ऑफ द सेम थिंग। बट जो एनजीओज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसलिए कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रूल जो है वो दोनों का सेम होता है, नाम बदलने से किसी भी अकाउंट का रूल चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, एनजीओ है तो उसके पास अपनी एसेट्स भी होंगी और अपने लायबिलिटीज़ भी होंगे ही होंगे, तो इसलिए वो भी बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आगे मैं इस चीज़ को डिटेल में और समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर जो बैलेंस शीट बनती है वो हम 98% चांसेस होते हैं इसके अंदर हम दो बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। सर वो किस लिए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमें कैपिटल गिवन नहीं होती। एनजीओ के जब हम एनपीओ के क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो उसमें हमें कैपिटल गिवन नहीं होती। तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड कर लेते हैं कैपिटल। कैसे सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल, और उस कैपिटल को फिर हम पुट कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैपिटल की वजह से अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैपिटल, तो हमें दो बैलेंस शीट इसके अंदर बनाने पड़ती है। खैर वो बात का टॉपिक है, इसको आगे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। मैंने क्या कहा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इक्वल्स टू कैश अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर कैश अकाउंट की तरह है तो इसकी जो डेबिट साइड है वहाँ पे पैसा आएगा क्योंकि वो एसेट है, और इसकी जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे पैसा चला जाएगा, क्योंकि एसेट का रूल यही कहता है, डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज। तो रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, पेमेंट का मतलब पैसा जाना। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपर आपने ऐसे लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, ये सब।
अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, मैंने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस बीडी। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी बिजनेस न्यू एनपीओ में नहीं मिलेगा, आपको ऑलरेडी रन जो पहले से ही हमारा एनपीओ चल रहा है, एनजीओ चल रहा है, वही मिलेगा। तो पहले से ऑलरेडी चल रहा है तो भैया ये अकाउंट किसकी तरह होता है, कैश की तरह। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा, किसका, कैश एंड बैंक दोनों का। इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम पैसों का आना जाना देखते हैं, तो पैसा बैंक से भी आता है और कैश में भी आता है। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक आपको दोनों दे रखा है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि कैश का जो बैलेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने ही खर्च करोगे। लेकिन बैंक का बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बैंक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ओवरड्राफ्ट। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे बैलेंस बीडी दिख जाए तो इट मीन्स दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर यहाँ का बैलेंस बीडी यहाँ बैलेंस सीडी बन जाए, डेट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो यही था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फंडा, और कुछ नहीं है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें नहीं बनाना होता, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, बट इसकी नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मेट हम बुक में से और ज़्यादा डेप्थ में हम समझ लेते हैं। चलिए, तो बच्चों देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें फॉर्मेट दे रखा है टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर कौन सा है, 1.3। तो आप अपनी बुक्स भी यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो फॉर्मेट मैंने बनवाया था वो बना हुआ है। मैं सब कुछ नहीं बताऊँगा, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। सिर्फ जो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसी भी एनजीओ के लिए, किसी भी एनपीओ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकम काउंट किया जाता है, क्योंकि वो जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो ट्रस्टीज़ होते हैं, जिन्होंने उसको बनाया है, खोला है, जो प्रमोटर्स हैं किसी एनजीओ के, है ना, तो वो इसमें क्या करते हैं, हर मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल में, महीना, क्वार्टर मतलब मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, कुछ ना कुछ जो फिक्स्ड अमाउंट होता है वो पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। और कुछ अगर मैं आगे बात करूँ तो मैं बात करता हूँ जर्नल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन की। बात यहाँ पे किसकी की जा रही है बच्चों, जर्नल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन की। जर्नल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, ये वर्ड डोनेशन तो ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है जर्नल एंड स्पेसिफिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जर्नल डोनेशन में और स्पेसिफिक डोनेशन में डिफरेंस क्या है। बेटा देखो, सीधी सी बात है, आप एक मंदिर में जाते हो और वहाँ पे आप मंदिर में गए, आपने वहाँ पे डोनेशन बॉक्स देखा और उसके अंदर जाके अपनी इच्छा अनुसार 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, जो भी है आपके पास, आपने मतलब भगवान को दान दे दिया। दैट इज़ कॉल्ड जर्नल डोनेशन। आपने मंदिर में जाके जब आपने 10 रुपये डोनेशन बॉक्स में डाला तो आपने पंडित जी से ये नहीं कहा कि मैं ये जो 10 रुपये डाल रही हूँ ना, इससे भगवान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना। क्या ऐसा बोल के आते हो? नहीं ना, आपने सिर्फ पैसा डाल दिया। आपने वहाँ पे सवाल नहीं किया कि ये पैसा कहाँ पे, मतलब उनको नहीं बताया कि ये पैसा आप कहाँ यूज़ करवाना चाहते हो। तो वो जो डोनेशन जो बिना जो मतलब आप डोनेशन बॉक्स में डालते हो, वो मंदिर वालों के ऊपर होता है कि वो उस डोनेशन के साथ क्या करते हैं, उसको कहाँ पे वो यूज़ करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड जर्नल डोनेशन, आम डोनेशन जो हर कोई देता है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाती है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जब मैं समझाऊंगा तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफाई, किसी एक काम के लिए दी गई डोनेशन। अब जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा, लोग सीढ़ियों पे नाम लिखा होता है, स्वर्गवासी श्रीमती XYZ के लिए बनाया गया, स्वर्गवासी श्रीमान दिस एंड डैट के लिए ये सीढ़ियाँ, उनकी याद में ये सीढ़ियाँ बनाई गई, उनकी याद में पंखे लगाए गए, है ना। तो अब यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, वो अपनी दादी माँ की याद में मंदिर वालों को 5 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि ये 5 लाख रुपए से ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं ये मार्बल की बननी चाहिए। तो उसने जो वो 5 लाख रुपए दिए, उसने उन 5 लाख रुपए के ऊपर एक बाउंडेशन डाल दिया कि वो 5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मंदिर की सीढ़ियाँ ही बनाने के काम आएंगे, उसके अलावा वो कहीं और नहीं लगाना चाहता। तो उसने जो डोनेशन दिया उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। डेट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन।
जो पर्पसली किसी एक काम के लिए दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। और जो बिना बताए, जहाँ पे मतलब आप डोनेशन बॉक्स में डाल देते हो कि मंदिर वाले या जो भी जहाँ पे भी आप डोनेशन दे रहे हो वो अपने आप यूज़ करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड जर्नल डोनेशन। तो वो जो भी एनपीओ है वो अपनी तरफ से यूज़ करेगा उन पैसों को, लेकिन ये स्पेसिफिक वाले ये अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये मंदिर के लिए हैं तो मंदिर के लिए ही यूज़ होंगे। तो जो जर्नल डोनेशन होती है ये किसी भी एनजीओ की क्या कहलाती है? इनकम। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ये किसी भी एनजीओ की कहलाती है लायबिलिटी। ये इनकम होती है जनरल डोनेशन, और ये लायबिलिटी होती है। सर इनकम और लायबिलिटी क्यों? इनकम इसलिए क्योंकि अब इसको जो एनपीओ है वो अपनी मर्जी से यूज़ करेगा जनरल डोनेशन को, वो जहाँ चाहता है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन से सिर्फ क्या बनाएगा? वो सीढ़ियाँ ही बनाएगा, वो और कुछ नहीं बना सकता। अगर वो और कुछ बनाएगा तो जिसने डोनेशन दी है वो क्लेम कर सकता है, वो अपना पैसा वापस ले सकता है, अगर आप वो काम ना करो तो। बात समझ आती है? अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था जर्नल और स्पेसिफिक डोनेशन की। अगर डोनेशन की जगह कुछ और भी आ गया लेकिन वो जर्नल और स्पेसिफिक आ गया तो सबका रूल सेम रहेगा। जर्नल वाली चीज़ें इनकम होती हैं, स्पेसिफिक वाली चीज़ें क्या होती हैं? लायबिलिटी। तो आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लायबिलिटी है, आपको छूट दी है गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि भैया हम आपको 60% छूट दे रहे हैं, आप सिर्फ इससे स्कूल बनाओगे। 60% जो आपको ग्रांट मिली है तो उससे सिर्फ स्कूल ही बन सकता है, तो लायबिलिटी है। एंट्रेंस फीस समझा चुका हूँ। जर्नल ग्रांट, जैसे अभी यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रांट था, यहाँ पे क्या मिल गया? जर्नल ग्रांट। ये इनकम होता है, इसको एनजीओ कहीं भी यूज़ कर सकता है। और कुछ है इसमें, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होता है कि भैया आप किसी क्लब में गए सर्विसेज लेने, जैसे यमुना स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे आप ज़िंदगी भर रनिंग करो, यहाँ पे आप जिमिंग करो। आप चाहते हो कि यार मैं महीना 2 महीना हर महीने फ़ीस देता हूँ, मेरे को ये पंगा नहीं चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे ज़िंदगी भर रहना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उस क्लब की लाइफ टाइम क्या लेता हूँ? मेंबरशिप ले लेता हूँ। मंथली छोड़ो, मैं लाइफ टाइम ले लेता हूँ। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस जो है वो एक तरह से किसी भी एनजीओ के लिए लायबिलिटी है। क्यों? अगर किसी मेंबर को आपने लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मतलब उससे ले ली है और उसको अपना लाइफ मेंबर बना लिया है, ज़िंदगी भर के लिए आप सर्विसेज यूज़ करो, और बीच में आप अपना एनजीओ छोड़ के जा रहे हो, तो जिस बंदे ने पैसा लगाया है वो तो बोलेगा ना कि भाई अगर आप जा रहे हो तो मेरा पैसा जो मैंने दिया है वो वापस कर दो, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली है, मैंने आपसे साल 2 साल 3 साल 4 साल वाली मेंबरशिप नहीं ली है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती है वो ज़िंदगी भर के लिए हमें सर्विस देने पड़ती है अपने मेंबर को। क्लियर है? तो इसलिए वो किसी भी एनजीओ की क्या बन जाती है? लायबिलिटी, क्योंकि सर्विस अगर नहीं दोगे तो वो पैसे अपने वापस ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है लेगेसीज़ की। लेगेसीज़ दोनों है, जर्नल एंड स्पेसिफिक। तो लेगेसीज़ का मतलब होता है विरासत, यानी कि प्रॉपर्टी समझ लो, वैसे विरासत बोलते हैं लेगेसीज़ को। होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं मरते वक्त अपना सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होता है वो दान कर देते हैं किसी भी एनजीओ को, अनाथ आश्रम को दान कर देते हैं, वृद्ध आश्रम को दान कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दान कर देते हैं। डैट इज़ कॉल्ड लेगेसीज़। अब लेगेसीज़ में 2 टाइप की लेगेसी दे दी, एक जर्नल लेगेसी और एक स्पेसिफिक। दोनों का मतलब सेम है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। अगर लेगेसीज़ के आगे जर्नल लिखा है तो वो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इनकम है वो। और अगर लेगेसीज़ के आगे स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो वो एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है। स्पेसिफिक सारी चीज़ें क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं। क्लियर है? एंडाउमेंट फंड ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये सब था, ये तो हमारी रिसिप्ट थी। बाकी ये है हमारी पेमेंट साइड। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, आपको पहचानना नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पेमेंट में वैसे सारी सैलरी देना, रेंट देना, सब कुछ पेमेंट ही है, बट इसमें से कुछ एक आध चीज़ है जो मैं समझा दूँ, जैसे ऑनोरेरियम। ये ऑनोरेरियम क्या होता है? किसी के ऑनर में दिया गया पैसा या गिफ्ट कुछ भी, उसे ऑनोरेरियम बोलते हैं। जैसे मान लो अगर आपने कोई आप स्कूल खोलते हो या फिर कोई भी आप कुछ भी आपने कोई बिज़नेस ओपन किया है, वहाँ पे आपने क्या किया, मान लो आपने स्कूल ओपन किया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ओपन किया, और वहाँ पे आपने किसी सीनियर को, अपने किसी स्कूल के टीचर को या प्रिंसिपल को बुलाया उसके इनॉग्रेशन के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आए आपके उसमें इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने आके इनॉग्रेशन किया, अपनी स्पीच दी। अब वो जब फंक्शन ख़त्म हुआ, वो जाने लगे, आपने उनके ऑनर में उनको कुछ गिफ्ट दिया, पैसे दिया, कुछ भी।
तो वो उनके ऑनर में आप उनको वो चीज़ दे रहे हो, पैसा दे रहे हो या गिफ्ट कुछ भी दे रहे हो, तो वो आप उनके किस में दे रहे हो, ऑनर में दे रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड ऑनोरेरियम। तो ऑनोरेरियम अगर आप पे करते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक एक एक्सपेंस डेट इज़ पेमेंट। अगर वो पेमेंट साइड में है तो वो एक्सपेंस है। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा ऑनोरेरियम। ये बाकी जितने भी हैं ये आप रीड करोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे कि ये सारा पैसा हमने दिया है। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये यूजुअली क्वेश्चंस में बना हुआ आता है, जो भी इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो दिया होता है। बट उससे भी पहले आप सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आप ये पढ़ लेना। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स क्लब का। तो जैसे कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, यहाँ पे टू बैलेंस BD। सब्सक्रिप्शंस मैंने क्या बताया, सब्सक्रिप्शन क्या होती है, रिसिप्ट होती है, मेन इनकम ऑफ द NGO। तो ये कहाँ पर आएगा, टू सब्सक्रिप्शन। पैसा मिलेगा रिसिप्ट में, पैसा जाएगा पेमेंट में। तो एक इलिस्ट्रेशन आप ये पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और ज़्यादा हो जाए। क्लियर है? अब हमारे यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इतना ही था। अब हमें नेक्स्ट अकाउंट पढ़ना है, डेट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये इसका फॉर्मेट रहेगा, प्रॉपर इसी तरीके से बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये होता है, जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम होती हैं वो क्रेडिट होता है। ठीक है? तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसे लिखते हैं, लेकिन जब अकाउंट बनाया जाता है तो डेबिट में किसका कॉलम बनता है, एक्सपेंडिचर का, और क्रेडिट में किसका कॉलम बनता है, इनकम का। ये रूल है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। मैंने सारी इनकम्स एंड सारे एक्सपेंडिचर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या लिखी हैं, जैसे इनकम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस के बारे में हमें समझना है। अब हम सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए बेटा देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब है चंदा देना। अब सब्सक्रिप्शन जो है, जो उसके ऑनर होते हैं वो सब्सक्रिप्शंस को कैसे दे सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन को मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं। जो भी जिस सोसाइटी ने भी NPO बनाया है, जिस सोसाइटी ने भी जो भी NPO बनाया है, अनाथ आश्रम बनाया है, मंदिर बनाया है, वृद्ध आश्रम बनाया है, जो भी बनाया है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ पैसा फिक्स्ड अमाउंट हर साल देते ही देते हैं। तो चाहे वो मंथली बेसिस पे दें, चाहे फिर वो क्वार्टरली बेसिस पे दें, चाहे फिर वो हाफ ईयरली बेसिस पे दें, चाहे फिर वो ईयरली बेसिस पे दें। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस NPO के ऊपर, कि उन्होंने कैसे पैसे लेने हैं अपने मेंबर्स से, जिन्होंने उस ट्रस्ट को, मतलब प्रमोटर्स को, जिन्होंने उस ट्रस्ट को बनाया है। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन का पैसा ठीक है आएगा, बट ये सब्सक्रिप्शन जो है इसका पैसा किस तरीके से लिया जाता है, इसका पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ें, कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इट इज़ द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियडिकली, है ना। कह रहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, मंथली इसमें ऐड कर लेना, सो डैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। ऑब्वियस ही बात है भैया, मेंबर हो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा अगर आपको मेंबर बने रहना चाहते हो तो। अब यहाँ पे ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। मैंने क्या कहा था कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट किस तरीके से निकाला जाएगा, हमें वो समझना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड क्या होता है, आपने दो चीज़ें देखी होंगी। आपने अकाउंट्स में जो आप अकाउंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखा होगा फॉर द ईयर एंडेड। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में वहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा एज एट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ी बात है, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड और एज एट में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, फॉर द ईयर एंडेड अगर कोई भी अकाउंट बनाया जाता है तो वो सिर्फ उसी ईयर के लिए, डेट इज कॉल्ड करंट ईयर के लिए, वो अकाउंट सिर्फ उस करंट ईयर के लिए ही बनता है। यानी कि अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, और फॉर द ईयर एंडेड है वो अकाउंट, तो भैया उसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की इनकम आएगी और करंट ईयर के ही क्या आएंगे, एक्सपेंसेस। सिर्फ क्या आनी चाहिए, करंट ईयर की ही इनकम होनी चाहिए और करंट ईयर के ही क्या होने चाहिए, एक्सपेंसेस होने चाहिए।
उसके अंदर प्रीवियस ईयर इंक्लूड नहीं हो सकता, उसके अंदर नेक्स्ट ईयर इंक्लूड नहीं हो सकता। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड। अगर अब मैं बात करूं एज ऑन बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट को एज एट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एज एट वाला जो चीज़ होती है उसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ करंट ईयर के लिए नहीं है, वो उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो कब तक हैं, जब से बिजनेस शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक। जैसे आप बैलेंस शीट के अंदर एसेट में मशीनरी लिखते हो, 10 लाख की मशीनरी है, तो वो 10 लाख की जो मशीनरी है जब से उस मशीनरी को ख़रीदा हुआ होगा, यानी कि अगर 5 साल पहले से या 10 साल पहले से उस मशीनरी को ख़रीदा हुआ होगा, वो 10 लाख तब से चलता हुआ आ रहा है। उस 10 लाख रुपए के अंदर ही आपने कुछ मशीनों को और ख़रीदा होगा, कुछ को बेचा होगा, लेकिन उसका एज ऑन का मतलब ये हो गया कि भैया 10 साल पहले अगर उस मशीन को ख़रीदा था तो 10 साल पहले से लेकर अब करंट ईयर तक टोटल अमाउंट उस मशीनरी का 10 लाख रुपए है। ये होता है एज एट और फॉर द में फ़र्क। एज एट में पिछले से लेके अब तक का सारा एक साथ होता है, फॉर द में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही इंक्लूड होता है, उसमें अगला और पिछला कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हम फॉर द ईयर एंडेड मेंटेन करते हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए ही होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, मैं इससे पहले एक बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके। मेरा करंट ईयर है अभी 12th का, है ना, ये मेरा करंट ईयर है। मेरा प्रीवियस ईयर था 11th का आप लोगों के लिए, और मेरा एडवांस ईयर मान लेते हैं वो होगा बीकॉम का फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर का होगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा करंट ईयर कौन सा है बच्चों, 12th। ठीक है, अब करंट ईयर में मुझे बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को अपनी करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, जो मुझे 12th की फ़ीस कैलकुलेट करनी है करंट ईयर की। ठीक है, अब करंट ईयर में मेरे को जो टोटल फ़ीस मिली है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को टोटल फ़ीस मिली है अब तक करंट ईयर में 1 लाख रुपए, ये मेरी करंट ईयर की इनकम है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना भैया, इस 1 लाख रुपए के अंदर, इस 1 लाख रुपए के अंदर हुआ क्या, मेरा एक स्टूडेंट था प्रीवियस ईयर 11th क्लास का, उसने मुझे 11th क्लास में मान लो अगस्त की फ़ीस पे नहीं की थी। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा एक स्टूडेंट था, वो है अभी भी 12th में, वो 12th में आ चुका है, लेकिन उसने मुझे 11th क्लास में उसने अगस्त की फ़ीस पे नहीं की थी। मान लो 1000 रुपये उसने मुझे पे नहीं किए थे 11th क्लास के, तो उसने क्या किया, उसने इस बार मुझे 12th में वो पे कर दिए, यानी कि वो उस 1 लाख रुपए के अंदर इंक्लूड है। तो उसने मुझे वो 1000 रुपये जो है वो मुझे उसने 12th में दे दिए। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है मेरे करंट ईयर की, यानी कि सिर्फ 12th की इनकम। तो उसने मुझे जो 1000 रुपये दिए, जो इस 1 लाख रुपए के अंदर हैं, क्या वो मेरे करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी? सोचो, वो मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम था। पिछले साल मुझे इनकम नहीं मिला था, वो मेरा पिछले साल का इनकम था जो मैं पिछले साल कमा चुका था, कैश में नहीं मिला था, कैश में इस बार उसने दे दिया। तो भैया इनकम वो इस साल थोड़ी ना कमाई मैंने, वो तो मैं पिछले साल ही कमा चुका था, अगस्त में ही उसने दी नहीं थी। तो उसने कब दी मुझे, 12th में आके। अब क्या वो 12th की इनकम कंसिडर करूंगा मैं? नहीं, वो मेरे करंट ईयर 12th की इनकम नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने करंट ईयर की इनकम निकालनी है। तो मुझे प्रीवियस ईयर का जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से माइनस कर देना चाहिए। सीधी सी बात है, मुझे करंट ईयर की इनकम चाहिए। अब सुनो, 12th में ही मेरा एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, वो 12th में आने से पहले ही, जब वो 11th में था, मेरा एक स्टूडेंट जब वो 12th में आने वाला था, ठीक है, अभी वो 11th में ही था, उसने 11th के एंड में उसने क्या किया, उसने कहा सर मेरे को 11th तो आपसे मैंने पढ़ ली, मुझे आपसे 12th भी पढ़नी है। अभी वो 11th में ही है, एंड वाले डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने पिछले साल ही, प्रीवियस ईयर ही 11th में ही उसने मुझे 12th की 2000 रुपये फ़ीस एडवांस दे दी। उसने कहा सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो, मैं 12th में आपसे पढ़ना चाहता हूँ, है ठीक है, मैं अभी से ही आपको फ़ीस दे देता हूँ 12th की, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। उसने मुझे 11th क्लास में ही 12th की फ़ीस पे कर दी, जो वो मुझसे अब पढ़ेगा करंट ईयर में। और फीस कब दे दी थी उसने मुझे, प्रीवियस ईयर में।
ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या दे दी थी मुझे उसने, फीस दे दी थी। तो बताओ क्या वो मेरी करंट ईयर की इनकम होगी या नहीं होगी? सोच के देखो। मेरा एक स्टूडेंट था, वो 11th क्लास में पढ़ता था, उसने 11th क्लास में पढ़ते पढ़ते ही मुझे क्या दे दिया, उसने मुझे करंट ईयर की इनकम मतलब 12th की इनकम दे दी उसने मेरे को 2,000 रुपये। तो आपको ये बताना है क्या वो मेरे करंट ईयर की इनकम है? बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पर 2,000 रुपये जो है वो ऐड कर दूंगा। वो भी किस चीज़ के? मैं लिखूंगा एडवांस फॉर करंट ईयर के मुझे एडवांस मिले। ठीक है, तो मुझे एडवांस दिया गया करंट ईयर के लिए, मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि वो मुझे कब दे दिए थे उसने, प्रीवियस ईयर में ही दे दिए थे। क्लियर है? या फिर एडवांस फॉर यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही लिख दो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर में अगर एडवांस मिला है तो वो कब यूज़ होगा बच्चों? करंट ईयर में यूज़ होगा। और हम कौन सी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? 12th की। तो 12th की इनकम मैंने यहाँ पे 2,000 ऐड कर दी है। ठीक है ना? अब मेरा एक और स्टूडेंट था, वो 12th में मेरे से पढ़ रहा है, और उसने अभी तक मुझे मान लो मई की फ़ीस पे नहीं की। अभी फ़ीस पे नहीं की मतलब कैश नहीं दिया, है ना? कितने 1,000 रुपये उसने मुझे कैश नहीं दिया। तो बताओ क्या वो मेरे करंट ईयर यानी 12th की इनकम काउंट होगी या नहीं होगी? मैं एक चीज़ आपको समझा दूं, इनकम चाहे कैश में हो, इनकम चाहे क्रेडिट में हो, इनकम इनकम होती है भाई। सेल आप कैश में करो, सेल आप क्रेडिट में करो, आप एंट्री तो रिकॉर्ड करते हो ना। कैश में सेल किया तो भी एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपने क्रेडिट उधार में गुड्स बेचा तब भी आप एंट्री करते हो, डेटर टू सेल, एंट्री तो करते हो ना। तो ये याद रखना, कैश में अगर आपकी इनकम हो रही है चाहे क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करते हो, वो आपकी इनकम मानी जाती है। तो 12th क्लास में जो मेरा स्टूडेंट है उसने मुझे मई की फ़ीस नहीं दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी इनकम नहीं है। इनकम जनरेट हो चुकी है, पैसा मैं कमा चुका हूँ, मेरे को पैसा मिला नहीं है। तो इनकम तो है ना 12th की। कैश, भले कैश से मतलब नहीं है, इनकम से मतलब है। क्या इनकम है? हाँ बिल्कुल है सर, कैश नहीं मिला लेकिन आप इनकम जनरेट कर चुके हो, आप उसको पढ़ा चुके हो, सर्विस दे चुके हो, आपकी वो इनकम है। तो यहाँ पे वो अभी तक मिली नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं क्योंकि वो मेरी करंट ईयर की इनकम है, 1,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? अब हुआ क्या, 12th क्लास का एंड आ गया, मान लो 12th क्लास का एंड आ गया, एक बच्चा कह रहा है सर आप बीकॉम पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रहा है मेरा रजिस्ट्रेशन कर लेना, मैं आपको 3,000 रुपये देता हूँ, आप मेरा बीकॉम के लिए क्या कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो उसने मुझे 12th में ही एडवांस दे दिया बीकॉम क्या, उसने मुझे 12th में ही एडवांस दे दिया किसका, बीकॉम का। क्या वो मेरे 12th की इनकम है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो बीकॉम की यानी कि नेक्स्ट ईयर की है, एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं माना जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एडवांस फॉर करंट ईयर जो है वो माइनस करना चाहिए 3,000 रुपये। अब इस 1,00,000 रुपये में जब मैं ये सारी चीज़ें एडलेस करूँगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो होगी मेरी करंट ईयर की इनकम, कि करंट ईयर की 12th की मेरी इनकम कितनी है, करंट ईयर की मेरे 12th ईयर की इनकम कितनी है। मैंने इस 1,00,000 रुपये के अंदर जितना भी अगला पिछला था वो मैंने सब ऐड और लेस कर दिया। अब जो इनकम यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, मेरी करंट ईयर की 12th की इनकम। ऐसा ही सेम बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में होता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखो तो जो कि मैंने लिखा भी है, सब्सक्रिप्शन जो है मुझे करंट ईयर की ही चाहिए, उसमें कुछ भी अगला और पिछला नहीं होना चाहिए भैया। करंट ईयर का पैसा कमाया है तो करंट ईयर का ही होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा भी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको कैश में उस साल जितना पैसा मिला वो, ठीक है, कैश में जितना मिला, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, अगला पिछला सारा हो सकता है उसमें। तो अब उसमें मैं क्या ऐड करूँगा, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो एंड ऑफ द ईयर होता है ना बच्चों, ये जो एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मैं ऐड करूँगा। सब्सक्रिप्शन, ये इसका दूसरा पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। पिछले करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो भैया वो करंट ईयर की इनकम माना जाता है, भले कैश में नहीं मिला लेकिन जनरेट तो हो चुकी है करंट ईयर की इनकम, तो हमने ऐड कर दिया।
अब कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली थी इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर में मुझे एडवांस मिला था, यानी पिछले साल एडवांस दे दिया उसने करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर की इनकम तो मानी जाएगी। तो हमने इसे क्या कर दिया, ऐड। अब लेस क्या किया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हम लेस क्या करते हैं, करंट, बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, जो इस साल हमें मिला है, पिछले साल का पैसा कोई बंदा इस साल आके दे रहा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, तो वो इस साल की इनकम काउंट नहीं होता, वो पिछले साल की इनकम होता है। तो इसलिए इस साल की इनकम में से उसे क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। और सब्सक्रिप्शन, ये इसका दूसरा पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब बच्चों करंट ईयर, करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है, तो सीधी सी बात है वो करंट ईयर की इनकम हो ही नहीं सकता, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो इसलिए उसे भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इन सबको जब आपस में एडलेस करोगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो पैसा निकल के आता है करंट ईयर की, वो सब्सक्रिप्शन निकल के आती है जिसको हम कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये रहा सब्सक्रिप्शन। कहाँ पे शो होता है सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो इनकम होता है। अब जो चीज़ें मैं पीछे इतने बड़ी बड़ी डिटेल में आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, वो शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखी हैं। ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का, ऐड कर दो एडवांस इन द बिगनिंग पिछले साल का, लेस कर दो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड, ऐड लेस करके अमाउंट आ गया, खत्म। ये था सब्सक्रिप्शन। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक इतना ही। जर्नल डोनेशन आपको समझा चुका हूँ, लेगेसी डोनेशन जर्नल समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, एक्सपेंडिचर में भी मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, सैलरीज, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सैलरीज, रेंट आ सकता है। हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस किया आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। जब हम बात कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट ईयर। तो करंट ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, उसमें अगला और पिछला कुछ भी हम नहीं ले सकते। तो सैलरीज में, ये सैलरीज जो है, ये मैंने जो भी सैलरीज पे की है अपनी कैश में, मान लो 10,000 मैंने सैलरी कैश में दी है, तो उसमें मैं करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो मैं ऐड करूँगा। ये तो कैश में दे दी, और जो अभी देना बाकी है, दी नहीं है, मान लो 10,000 सैलरी दी, 5,000 मेरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग भैया करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम हमेशा ऐड करते हैं, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हमेशा लेस करते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल की सैलरी देनी थी, इस साल दे दी, क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं सर, वो पिछले साल का खर्चा था, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। क्लियर है? तो यही चीज़ें थी। अब इसमें और कुछ नहीं है। इनकम में जो इंपॉर्टेंट इनकम थी तो वो मैंने आपको बता दी, और एक्सपेंडिचर, इसमें बाकी कुछ नहीं है, इसको क्लोज करना है। मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी जो एनजीओ होता है वो कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालता। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नुकसान और फ़ायदा नहीं होता, उनका वो भी होता है, बट वो प्रॉफिट और लॉस को अलग नाम से बुलाते हैं। वो प्रॉफिट को बुलाते हैं सरप्लस के नाम से, और लॉस को बुलाते हैं डेफिसिट के नाम से। जब आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हो, और ठीक है इनकम आपकी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो आपका क्या होगा, सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, इनकम से, तो आपका क्या होगा, डेफिसिट, यानी कि लॉस। और यहाँ पे लिखा भी है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस हुआ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर आप प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा जूम पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।